% को रख लेंगे और 50 को वापस भेजेंगे। और अब जब देश के अंदर वातावरण बना, वोट मांगने गए और जगह जगह जब नौजवानों ने बात कही ये अग्निवीर ठीक नहीं है, तब 2 दिन पहले मैं रक्षा मंत्री का बयान पढ़ रहा था। वो कह रहे थे कि अग्निवीर पे पुनर्विचार की आवश्यकता है, इसको वापस देखेंगे। और मैं विश्वास दिलाता हूं, आपने मुझे जीता के लोकसभा के अंदर भेजा, ये अग्निवीर और अग्निपथ की योजनाएं सेना को ठेके भी ये खत्म करा देंगे, ये मैं भरोसा आपको दिलाता हूं। के अंदर लंबी चौड़ी कोई बात नहीं है। MP रहते हुए 9 से 14 का कार्यकाल ज्योति मिर्धा का आपने देखा था। ये जो मंच पे टीम बैठी है, ये सारे कांग्रेस पार्टी के नेता है। मैं और रूपाराम जी ज्योति को टिकट दिलाने के लिए, मैं तुम आप पूछोगे आपने कैसे दिलाई, मैंने इसलिए दिलाई कि मेरा वसुंधरा झगड़ा था और MLA बनते मैंने कहा मुझे झगड़ा तो करना ही। जाके 15 दिन बाद झगड़ा शुरू हो गया। वापस जाकिर साहब से बात करी, नागौर MLA से भी बात करी और हमने कहा साहब कुछ ऐसा करो कि भारतीय जनता पार्टी को नागौर में हराएं। कैंडिडेट पर चर्चा चली और कैंडिडेट सबने मिलकर ज्योति मिर्धा को तय किया पार्टी ने। ये तो कांग्रेस पार्टी के अंदर थे, लेकिन मैंने बीजेपी के अंदर रहते हुए उसकी खुली मदद खींवसर, नागौर और पूरे जिले के अंदर जहां भी मेरे मिलने जुलने वाले थे उसकी मदद करी, MP बनवाया। और 9 से 14 के अंदर जब स्टेट में सरकार थी कांग्रेस पार्टी की, दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी, स्टेट में तो उन्होंने किसी का भला किया नहीं। एक काम किया था कि जितने MLA बने हुए थे उनको जगह जगह तंग परेशान किया। कहीं MLA की डिजायर जाती उसके ऊपर अपनी डिजायर दे देती थी जाके। और दिल्ली के अंदर 5 साल के अंदर दिल्ली का एक नया पैसा भी नागौर संसदीय क्षेत्र में नहीं लगा, 1 रुपया भी नहीं लगा 5 साल तक। मैंने जब हाजिरी का रजिस्टर मंगाया वहां पे कि हमारे MP की हाजिरी कितनी थी लोकसभा के अंदर, मिर्जा साहब आप अचंबा करोगे कि 30-32% हाजिरी थी और आधी बार से ज्यादा विदेश यात्राएं की, विदेश में घूमने के लिए। उनका PA टेलीफोन करता था और PA निर्देश देता था विधायकों को कि मैडम का ये मैसेज है। अरे हम लोग बड़ी मुश्किल से देश आजाद हुआ है, फिर गुलामी की ओर धकेल रहे हो हम लोगों को। कौन सा लोकतंत्र भाई बताओ। 5 साल में कोई काम नहीं किया और मैं MP बना। मैंने कहा ज्योति मिर्धा बजट खर्च कर ही नहीं सकती, कि उसकी नेचर में नहीं है काम, वो तो अलग तरह की लेडी है। तो मैंने जब खाता चेक कराया तो उसके खाते में 5 करोड़ रुपए पड़े मिले, वो खर्च करना भूल गई थी ज्योति मिर्धा। वो मैंने मेरे खाते में ट्रांसफर कराए और सारा पैसा इस जिले के अंदर खर्च कराया। DMFT की मीटिंग करी मैंने, उस समय 5 विधायक, मैं सांसद था, 4 विधायक वहां पे आए, 2 बीजेपी के थे, 2 RLP के विधायक थे, बाकी लोग टेलीफोनिक बात करी इन लोगों ने। 100 करोड़ रुपए नागौर जिले को राजस्थान में सबसे ज्यादा पैसा DMFT का मिला। उसने विरोध किया कि DMFT का पैसा आप कैसे दे सकते हो। उनका साहब तो इनकी ट्रस्ट है, ट्रस्टी है, सारे विधायक सांसद भी हैं और सरकार के नॉमिनी है और कलेक्टर चेयरमैन मिलकर देते हैं। प्रयास किया काम रुकवाने का और काम रुकवाया, लेकिन मैंने रोकने नहीं दिया। सारा पैसा खातों में आ गया आपके, ज्यादातर कोई 7-8 करोड़ रुपए बचे, उनके भी डायरेक्शन मंगा लिए थे। जैसे ही आचार संहिता खत्म होगी तो पंचायतों के खातों में पैसा आ जाएगा सारा का सारा। विकास के मामले के अंदर आप ये भी देखें कि सेंट्रल रोड फंड, जाकिर साहब के मकराना के अंदर भी दिल्ली की रोडों का पैसा आया, दिल्ली का। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, डेगाना की टंगस्टन की बंद पड़ी माइंस को चालू कराने का जब जियोलॉजिकल सर्वे की टीम आई
और उस टीम ने देखा कि टंगस्टन तो है ही, लेकिन लिथियम के भंडार मिल सकते हैं। अगर लिथियम निकल गया तो विश्व का सबसे ज्यादा बड़ा भंडार डेगना नागौर के अंदर निकलेगा। नागौर के बारे न्यारे हो जाएंगे बाड़मेर की तरह, हम भी आगे बढ़ जाएंगे लिथियम के निकलते। ये खुशखबरी भी आ सकती थोड़े समय बाद। ये हनुमान बेनीवाल के प्रयास थे, जो दिल्ली बैठ के सोया नहीं, कभी विदेश यात्रा ही नहीं करी, वो लड़ता रहा। तेजाजी का जयकारा लगाया लोकसभा के अंदर, तब नरेंद्र मोदी बोले हुई तेजाजी, उस मोदी को खरनाल में नाक रगड़वा दी तेजाजी के मंदिर में। ये है तेजाजी। तो मैं तो प्रयास कर रहा हूं, देश के प्रमुख 10 सांसद जो सबसे ज्यादा लड़ते हैं उसमें भी मेरा नाम आ गया 10 के अंदर। 543 में से 10 में नाम आया कि 10 में ये वो व्यक्ति है जो हमेशा गरीब, किसान, जवान, दलित, शोषित, पीड़ित की बात करता है। तो भाइयों, ज्योति मिर्जा का नाम तो 543 में से विदेश यात्रा करने में या एब्सेंट में आया होगा, मेरा नाम तो इसके अंदर आया था। आया कि नहीं? तो मैं ऐसे थोड़ी कह रहा हूं, ये तो ऑन रिकॉर्ड बातें। फार्म भरा, 2 मुकदमे दर्ज, फार्म में छुपा लिया, वापिस शिकायत हुई। कल मीडिया वालों ने पूछा कि ज्योति जी कम से कम आपको मुकदमे तो नहीं छिपाने चाहिए, तो उनको ज्ञान देने लग गई चालान होना जरूरी है। चालान होना जरूरी नहीं है। किसी व्यक्ति के खिलाफ अगर एफआईआर दर्ज है और अंडर इन्वेस्टिगेशन है, चार्जशीट फाइल हो जाती है या 2 साल की सजा हो, तो लड़ नहीं पाएगा। उस चीज का ब्यौरा देना होगा, चुनाव आयोग को, कैंडिडेट को भी ब्यौरा देना होगा और भारतीय जनता पार्टी को भी ब्यौरा देना होगा। और सिरे से नकार दिया कि मेरे खिलाफ तो मुकदमा ही नहीं। कल को ये नहीं कहते मैं ज्योति मिर्जा नहीं हूं, मैं तो और कोई हूं, वो तो दूसरी थी। कहते क्या भरोसा इनका, बताओ मुझे। अरे जब हर चीज मुकर रहा आदमी तो कह रहा मेरा क्या कर लोगे, झूठ बोलूंगी मैं तो, बताओ। हम कोई ऐसे बातें नहीं करते, ऑन रिकॉर्ड बात कर रहे हैं। ये आजकल ये जो जमाना है, इसके अंदर आप एक क्लिक करते हो, सारी चीजें आपको मिल जाएगी। मैं आपको ये बातें बताना इसलिए जरूरी समझ रहा था, लोकसभा के अंदर आप दोनों में से एक को भेजना है। कौन आपके सम्मान को बढ़ा सकता है और कौन हमेशा मोदी का थैला लेकर उसके पीछे घूम सकता है, ये तय करना आप लोगों को। किसने एमपी रहते हुए कितने काम किए और किसने एमपी रहते हुए कितने काम किए। हमारा दोनों का कार्यकाल भी आपके सामने, 5 साल वो रही, 5 साल मेरा। कोरोना काल के अंदर हमने देखा नहीं था ज्योति मिर्जा कहां गई। जब बिजली का संकट था, पानी का संकट था, बजरी माफिया का आतंक था राजस्थान के अंदर, अपराध सर चढ़ के बोल रहा था, उस वक्त ज्योति मिर्जा कहां थी? एक बयान ही नहीं आया। आपको मरने के लिए छोड़ दिया और अब टिकट लेके एक पर्यटक की भांति, पर्यटक जाते हैं ना, जैसे कश्मीर घूमने जाते हैं, पोर्ट ब्लेयर जाते हैं, कोई ऊटी जाता है। नागौर पर्यटक स्थल नहीं है। नागौर को इस तरह पॉलिटिकल पर्यटक स्थल नहीं बनने देंगे। ये कोई गोचर नहीं है कि कोई आयो चढ़ के चला जाए। हम अब जाग चुके हैं, अब जाग चुके हैं। अब उसी का चुनाव करेगा जो हमारे बीच दुख सुख के अंदर रहेगा। भाइयों, पैसा बहुत है। 1 लाख करोड़ के घोटाले के आरोप इंडिया बुल्स पे लगे और ईडी के दबाव में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। मैं तो सोचा था कि हरिंदर जी ने भी काफी वोटों से हरा दिया तो शायद एमपी में नहीं आएगी, फिर एमपी में आ पड़ी। 14, 19, 23, फिर 24। मुझे लगता कोई प्लान के तहत भेजा जा रहा है कि आप जाओ और हार का रिकॉर्ड बनाओ देश के अंदर कि वो कैसे बढ़ सकता है। हो सकता है कि उनके दिमाग में क्या होगी। बीजेपी के लोग तो बहुत साथी रहे। अब आप कह दोगे आप भी बीजेपी में थे। मैं था जब भी, तो मुझे पता है। अलग पार्टी बनाई, छोड़ा और गठबंधन छोड़ के सड़कों पे आपके बीच आया। मैं आपको इतना ही आश्वस्त कर सकता हूं, आपके लिए लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे। नागौर को विकास के नए आयाम मिले। रेलवे सर्वे का काम फड़ौदी से नागौर, नागौर से जायल, जायल से डीडवाना सीकर और डीडवाना से कुचामन,
किशनगढ़ परबतसर रेल लाइन और पुष्कर मेड़ता की रेल लाइन का जल्दी काम चालू होने वाला है। प्रयास किया और प्रयास का परिणाम ये हुआ कि काम गतिमान हुआ, काम दिखने लगा। 4 केंद्रीय विद्यालय खींवसर, परबतसर, डीडवाना, मैं धन्यवाद दूंगा चेतन जी का और भाई परबतसर विधायक का कि हाथों हाथ इन्होंने राजस्थान सरकार से जमीन की व्यवस्था कराई और ये देश में पहला संसदीय क्षेत्र है जहां 4 केंद्रीय विद्यालय एक साथ खुल रहे हैं। ये गरीब किसान के बच्चे पढ़ेंगे। ज्योति मेड़ता ने तो कुछ नहीं करवाया, एम्स की डायरेक्टर थी। एम्स के अंदर तो इलाज कराने के लिए लोग तड़पते हैं कि मेरा एम्स में इलाज हो जाए। इसने 5 साल डायरेक्टर रहते हुए एक व्यक्ति का, गरीब व्यक्ति का इलाज कराने के लिए एक कागज भी नहीं लिखा, एक बार भी आपकी तरफ नहीं देखा। सिर्फ और सिर्फ नागौर जिले के सारे हिस्ट्री सीटर गुंडे बदमाश उनको गाड़ियों में भर के और धमकाना, लोगों को धमकी देना। जाकिर साहब को धमकी दे दी, कोई बदमाश था उसने, किल्डोली, हाँ, तो उसने धमकी दी। मुझे पता लगा, इन्होंने बात करी, मैंने डीजी को कहा, मैंने कहा क्या लगा रखा, हम दुकानदारी क्या खोल देगी भाई, ऐसे हर कोई उठाई गिरा के धमकी दे देगा तो राजनीति कैसे करेंगे। जब घर पे पुलिस गई, उसके 100 पुलिसकर्मी घर गए तो उसके परिवार वालों ने कहा, अरे साले तूने क्या कर दिया, तू तो कह रहा था मैं बहुत बड़ी नेता के कहने से धमकी दिए, हमें और पकड़ के ले जाएगी पुलिस। और वो स्थिति हुई घर पर उसकी, और थाने में लाके 10-5 फट्टे भी लगाए थे। आप तो मना कर रहे हो लेकिन मुझे पता है सारी बात का। उसके बाद वो धमकी देने वाला मुझे दिखा नहीं कहां गया। ज्योति मेड़ता खुद पास में बैठ के कह रही थी फोन करके और जाकिर को धमका दो। ये काम है क्या? मैं ये कह रहा हूं हम नेता हैं, हम किसी पर अगर बयान देते हैं और 2 बयान कोई सामने से दे देता है तो हम उसको धमकी थोड़ी देंगे। और अगर धमकी मुझे देनी होती तो रितपाल जी तो 1-1 घंटा गाली दे रहे हैं। आपने वीडियो सुनेंगे उसमें रितपाल जी के आज गालियों में जो रिकॉर्ड बना देश के अंदर, वो मैं उनको रितपाल जी को बधाई दूंगा कि गाली गलौज करने वालों देश के पहले नेता बने जो जिनके वीडियो अमेरिका के अंदर चल रहे हैं आज गाली के दम पे। और बच्चों में अति लोकप्रिय हो गए, लेकिन इसका परिणाम कुछ भी हो सकता है। अब कभी कोई मंच और गाली दे तो लोग चढ़ सकते हैं मंच पे, आप जानते हो, माइक भी पकड़ सकते हैं, आगे भी बात बढ़ सकती है। मुझे तो अचंभा आता है कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी ने इनको लिया भी है, अपने आप चले गए। बुलाया था कि इनको कोई तो कह रहे खुद ही दुपट्टा बांध के अंदर घुस के कार्यालय, क्या माने लारे मती छोड़ो। और वहां बीजेपी कार्यालय में जो बाइट थी रितपाल मिर्जा ने, उसका एक बाइट का वीडियो मुझे कोई सुना रहा था। वह कह रहे थे अब हिम्मत है तो पकड़ लो मुझे, भाजपा ज्वाइन कर ली, पुलिस में दम है तो पकड़ो। क्या हो गया साथ में गया, कौन तो पकड़ रहा है, कौन से मामले में पकड़ा, जबरदस्ती हो जाता है केस मुकदमे, परिवारों में हो जाती है गड़बड़, कई लोगों को हो गई। क्या हो गया उसके अंदर मामला, इतना घबराने की आवश्यकता है? हमने तो कभी नहीं कही, हम चिंता कर रहे हैं उनकी। कई मामले थे ऐसे, हमने कभी एक दूसरे की पारिवारिक मामलों के अंदर, पारिवारिक मामलों के अंदर दखल अंदाजी, हम समाज, किसान, देखो हो जाता, आदमी की बस की बात नहीं होती, लेकिन उस मामलों में हम नहीं पड़ते। लेकिन इतना डर कि बीजेपी कार्यालय की दीवार पे खड़े होकर बोले पकड़ लो मुझे। अरे कौन पकड़ रहा बिना बात के? कह रहे क्या हो गया, दिमाग खराब हो गया क्या साहब? ये मेराम जी, बेटा मेराम जी, आपने सुनी है बात? क्या भाई हिम्मत है तो पकड़ लो, बीजेपी में आई है। छोटे भाई मेरे मनीष मिर्जा जी, ये क्या पीछे खड़े हो जाए तो दिखते नहीं मेरे लास्ट में। तो मनीष जी ने आज क्या भाषण उस दिन अच्छा दिया, आज ये कह रहे हैं मैं धीरे धीरे स्पीड बढ़ाऊंगा। इनके भाषण और आपको सुनने को मिलेंगे। देखो बहुत अच्छी बात कही, लेकिन इनको तो पीछे धकेल दिया ना, इनको आगे आने कौन दे रहा साहब? ये आप लोगों को देखना है। ये तो बड़ी, मैं तो लंबे टाइम बाद मनीष का स्पीच सुना था नागौर जिला मुख्यालय पे, बहुत अच्छी बात कही। और निश्चित रूप से अगर अच्छी बात कहने के साथ साथ इस सबसे मिलजुल कर अच्छा काम करेंगे तो नागौर की जनता तो मौका ही दिया सबसे ज्यादा, क्यों नहीं दिया बताओ मुझे? यह तो हर आदमी को मौका मिला है, जो अच्छा करेगा उसको मौका मिलेगा। अब रितपाल जी और इनको तो मिलेगा नहीं मौका, क्योंकि इनको तो मौका मिलेगा उससे पहले इनके वीडियो चल जाएंगे, जहां भी जाओगे तो धड़ाधड़ वीडियो चल रहे हैं। अभी रुक कहाँ रहे हैं?
कोई रात को मुझे कह रहा 10 बजे फिर गालियां चालू कर दी, रात को 9:30 10 बजे। आजकल तो उनको एक नया शौक और हो गया, भीड़ नहीं होती है ना, कमरे में जाते हैं और 15-20 मिनट गाली गलौज करके 3-4 लोगों को बुला के देखो अब की इन गालियां ज्यादा काटी इन छाड़ दो अपना वीडियो, ताकि अमेरिका तक जाती रहे। यार गजब के कॉमेडियन बन गए भाई, मान गए वास्तव में। तो मेरे को दिल्ली में लोगों ने कहा साहब आपके जिले के नेता है, हाँ साहब, तो क्या रोकते नहीं कि आपके वहाँ गाली ज्यादा चलती है? मैंने कहा ज्यादा तो नहीं, ठीक ठाक चल जाती है, लेकिन ये थोड़े ज्यादा दे रहे हैं। तो बोले आप कहो, तो मैंने कहा मेरे से तो उम्र में बड़े, मैं नहीं कह सकता, मैं हरिंदर जी को कहूंगा कि वो उनको थोड़ा कह के और एक बार समझाए इस बात को कि भाई कृपया गाली गलौज नहीं करे। फिर अभी मैं रूपतल गांव के अंदर गए मंजू जी राम, तो मैं क्यों थे 5-7 लोग जा और हाथा जोड़ी करो बापूड़ा क्यों बुंडा लगा हुआ, क्यों आज शाम का जाता रहे वहां, आज शाम का समझाण खातिर जाए भाई गालियां मत काटो। और बदनाम मुझे करते थे, हनुमान तो गालियां काटे, हनुमान तो टाबरा ने बिगाड़े। कितने टाबरा ने बिगाड़े मुझे बताओ, किन कहा क्या जमीनों पर कब्जा करो, नशा करो, मैंने तो नहीं कहा कभी किसी बच्चे को। मैंने जवानों को जगाने की बात जरूर की है, लेकिन मेरा खुद का जीवन आप देखो कि एक सात्विक व्यक्ति जो हमेशा 3-3, 4-4 बजे तक आपके बीच घूमता है। तकलीफ सबको एक ही बात की है कि हनुमान इतना घूमता क्यों है, वो हमारी तरह जेके और अंबुजा का मुनीम क्यों नहीं बनता, वो हमारी तरह दूसरे कामों में व्यस्त क्यों नहीं होता, वो लड़ क्यों रहा है, वो जगा क्यों रहा है इस कौम को और किसान को, ये तकलीफ है। और ये तकलीफ अब इसका कोई इलाज नहीं। मैं धन्यवाद दूंगा मनचा सिंह सारे नेताओं को कि जंग के अंदर ये सब हमारे साथ हैं, और मैं सबको भरोसा दिलाता हूं कि इस बार हम सब मिलकर इस प्रदेश के अंदर बड़ी लड़ाई लड़ेंगे और ये अलायंस लंबा चलेगा। कई लोग कह रहे कितने दिन चलेगा, लंबा चलेगा। अभी मैं वोट मांग रहा हूं यहाँ पे, मुझे जोधपुर जाना है, बाड़मेर जाऊंगा, सीकर जाऊंगा, तमाम इलाकों के अंदर जहां जहां आवश्यकता पड़ेगी। कांग्रेस पार्टी अगर कहेगी कि हनुमान जी आपकी आवश्यकता वहां है, वैसे मेरा पहला चरण का चुनाव है तो मैं आपके बीच रहूंगा, लेकिन इमरजेंसी में कहीं जाना पड़ गया तो मुझे जाना पड़ेगा। जब कांग्रेस पार्टी मेरे लिए वोट मांग रही है तो मुझे कांग्रेस पार्टी के लिए वोट मांगने के लिए जाना पड़ेगा। यही तो अलायंस है, यही गठबंधन है। और हम चाहते हैं कि 25-0 का जो रहा है, ये पिछली बार अगर अलायंस हमारे से करा देते आप लोग तो उनका 25-0 का तोड़ देते। सुनो मेरी बात, अब हो गया, फिर मुझे 25-0 तो नहीं होता। तो अब की बार राजस्थान की जनता का मानस ठीक है, जवान किसानों ने ठान लिए, जो हालात देश में बने, प्रदेश में बने, आज हर आदमी इतना ज्यादा चिंतित और परेशान है कि पता नहीं कब क्या हो जाएगा। इतना डर सता रहा है मोदी अमित शाह का देश के लोगों को, आम आदमी को, कि पता नहीं क्या कर देंगे। 2 मुख्यमंत्रियों को जेल के अंदर डाल दिया। अपनी बात कहने का हर किसी को अधिकार है, और चुनी हुई सरकार के मुख्यमंत्री को आप बिना पूछे इस तरह घर से ले जाके जेल में डाल दो, इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। हमारे 2-3 बड़े नेता बीजेपी के कह रहे थे कि हम मुकाबला कर लेंगे, तो उनको अमित शाह एक दिन सेंट्रल जेल, तिहाड़ जेल में घुमाने लगे, बोला आओ जेल देख के आते हैं कैदियों की क्या स्थिति। और मनीष सिसोदिया वाली बैरक दिखा के बोले ये बैरक खाली है, ये बैरक खाली है, समझ गए? बोले समझ गए साहब, बीजेपी की सेवा करेंगे, हम नहीं जाएंगे कहीं भी। तो घुमा घुमा के दिखाता है सबको। भाई चल रहा है ये देश के अंदर, लोकतंत्र खत्म हो रहा है। और कल मैं ज्योति मिर्जा का एक बयान देख रहा था, उसको पता नहीं वो क्या कह रही, वो कह रही थी कि अब की बार मुझे भेज दो, संविधान बदल देंगे। संविधान ही बदल जाएगा तो आरक्षण ही खत्म हो जाएगा। आप समझ रहे हो ना बातें? संविधान ही बदल देंगे पूरा। तो संविधान बदल गया तो चुनाव भी 15 साल का करा देंगे। 5 साल में क्यों चुनाव, 15 साल बाद चुनाव। आरक्षण खत्म, चाहे जिसको जेल में डाल दो, चाहे जिसको निकाल दो। ये ज्योति मिर्जा का स्पीच था। मिल जाएगा बच्चों को कहीं कहीं, ढूंढ लोगे ना तुम लोग। अब एक काम करो, कई लोग इसी काम में लगे रहो, 1-1 मिनट का उसमें निकलेगी कहीं कहीं बातें आपके, तो ध्यान रखो। जो लोग संविधान बदलने की बात करने लगे, ये संविधान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बनाया था, इसको कोई बदल नहीं सकता देश के अंदर। और मोदी जी, अमित शाह जी के कहने से देश थोड़ी चलेगा। ये 125 करोड़ का देश है। अगर ऐसी स्थितियां बनी तो भयानक हालात देश के अंदर हो जाएंगे। एक किसान आंदोलन तो संभाल नहीं पाए,
थूक के चाट लिया, तीनों बिल वापस लिए, जवान का आंदोलन वापस ले रहे हो। कहाँ हिम्मत है तुम लोगों की कि तुम संविधान को बदल दोगे? मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप अगर मुझे दोबारा मौका देंगे, निश्चित रूप से नागौर, मकराना, पर्वत सर के जो बचे हुए काम है, जाहिल खींव सर के, नामा लाडनू के, उन सब कामों को हम करेंगे, प्रयास करेंगे। और हमारे नागौर को संगमरमर का उद्योग हो, चाहे नमक उद्योग हो, चाहे हस्त औजार का नागौर का उद्योग हो, इनको कैसे बढ़ावा मिले और हमारे बच्चों को रोजगार के लिए बाहर कम जाना पड़े, इस जिले के अंदर रोजगार सर्जित हो और जिले में रोजगार मिले, ये हम प्रयास करेंगे। पीने के पानी के साथ साथ जिस तरह ERCP 13 जिलों की ईस्टर्न कैनाल सिंचाई परियोजना, अब जिसमें दस्तखत में पता नहीं कितना समय लगेगा, मैं विश्वास दिलाता हूं इस बार अगर पार्लियामेंट में गए, हम सब मिलकर तय करेंगे कि नागौर जिले को सिंचाई का पानी कैसे मिल सकता है। उसमें हमें बड़े आंदोलन करने पड़े, वो भी करेंगे। पीने का पानी ढाणी ढाणी और सिंचाई का पानी खेत खेत, इस नारे के साथ हम आगे बढ़ेंगे और निश्चित रूप से आपको विजय दिलाएंगे। आपने हमेशा साथ रखा, सहयोग रखा, मैं सबको धन्यवाद दूंगा। हम लेट आए इसके लिए माफी चाहता हूं। बहुत बहुत आपको परिवार को इस जो एक ऐतिहासिक कार्यक्रम डूडी परिवार ने कराया, भूरजी की कमी हमारे बीच है, लेकिन उनकी यादें हमारे बीच है। परिवार को संबल दे ईश्वर और हम सब मिलके नए प्रदेश, नए जिले और नए देश का सपना संजो के आगे बढ़े। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद। स्वर्ग से सुंदर, सपनों से प्यारा